आज पश्चिम बंगाल में एसआईआर के नाम पर जो कहानी चल रही है वो सिर्फ नंबरों की कहानी नहीं है, ये उन लोगों की कहानी है जिनका नाम लिस्ट से कट गया है और उन्हें पता भी नहीं चला। द हिंदू की ये रिपोर्ट उसी दर्द को सामने रखती है। रिपोर्ट में एक वोटर हैं संजय महतो, ट्रक ड्राइवर है, उम्र है 42 साल। इनका कहना है कि मैं यहीं पैदा हुआ, कई बार वोट दे चुका हूं, लेकिन मेरी और मेरी पत्नी की एंट्री को अब गायब कर दिया गया है, यानी नाम काट दिया गया है। और कारण लिखा है कि परमानेंटली शिफ्टेड, यानी हमेशा के लिए कहीं और चले गए। यानी ऐसी बात की सुन के दिमाग घूम जाए। भाई आप घर में रहो, वोट करो, फिर भी कागज पर हमेशा के लिए शिफ्ट हो गए, कैसे हो गए? महतो का दावा है कि वो एक लंबी ट्रिप पर ट्रक लेकर निकले थे, उसी दौरान बीएलओ आया, फॉर्म बांटा, घर पर कोई भर नहीं पाया और अब दोनों पति पत्नी कट गए, यानी लिस्ट से कट गए। अब आप जरा सोचिए, क्या किसी का वोट सिर्फ इसलिए कट जाना चाहिए कि वो काम पर बाहर था? क्या काम करना गुनाह हो गया, या उस दिन पर वो घर नहीं मिला? यही तो दिक्कत है। चुनाव आयोग यानी हमारा केचुआ जो लोकतंत्र की मिट्टी को ठीक करने की बात करता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मिट्टी खोदते खोदते जड़ ही काट दे लोकतंत्र की। अब तस्वीर का दूसरा हिस्सा आंकड़ों में देखिए। पहली फेज में पश्चिम बंगाल में करीब 58 लाख नाम काट दिए गए और इन्हें कैटेगरी में डाला गया ASDD यानी एब्सेंट शिफ्टेड डेड डुप्लीकेट। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें करीब 24,18,000 लोगों को मरा हुआ बताया गया, 12 लाख से ज्यादा लोगों को एब्सेंट यानी अनुपस्थित बताया गया, लगभग 20 लाख लोगों को डुप्लीकेट की तरह बताया गया और 1,37,000 लोगों को फिक्सियस बताया गया। इतना बड़ा आंकड़ा सुनते ही पहली बार में आपको लगता है कि अगर ये सच है तब तो सुधार जरूरी है। लेकिन दूसरी और ज्यादा जरूरी बात यह है कि सुधार किस तरीके से, क्योंकि सुधार के नाम पर अगर सच्चे वोटर ही कट जाएं तो उसे सुधार नहीं, मताधिकार पर चोट कहेंगे, बिगाड़ कहेंगे। द हिंदू की ये रिपोर्ट एक बूथ का भी उदाहरण दे रही है। शंभू विद्यालय पोलिंग बूथ कोलकाता पोर्ट एरिया में पड़ता है। यहां पर 732 वोटरों के नाम काट दिए गए। फिर से सुनिए, एक बूथ से 732 वोटरों के नाम काट दिए गए, जबकि बंगाल में औसतन प्रति बूथ डिलीशन 73 के आसपास गया है, यानी कुछ जगह डिलीशन असामान्य रूप से ज्यादा है। और इसी रिपोर्ट में जूट मिल इलाके, मजदूर बस्तियां, माइग्रेंट वर्कर्स, इन सब के बीच वोटर कटने की कहानी दिखाई गई है। यहाँ असली दिक्कत कागज नहीं है, लोगों की जिंदगी बन गई है। जानते हैं कैसे? मजदूर लोग काम के लिए बाहर जाते हैं पेट पालने, हफ्तों गायब रहते हैं, किराए पर रहते हैं, जमीन के कागज नहीं होते, पढ़े लिखे होते नहीं कि ऑनलाइन फॉर्म 6 भर दें, और सिस्टम उनसे कहता है कि अब खुद साबित करो कि तुम नागरिक हो, वोटर हो। यही तो उल्टा खेल है। लोकतंत्र में वोटर को साबित नहीं करना चाहिए कि वो वोटर है या नहीं, राज्य को साबित करना चाहिए कि वोटर को लिस्ट से हटाने का कारण क्या है, राज्य को क्यों लगता है कि फला व्यक्ति वोटर बनने के लायक नहीं है। अब सवाल सरकार से भी है और आयोग से भी। आयोग कहेगा यानी केचुआ कहेगा कि हम डेड और डुप्लीकेट हटाने आए हैं, ठीक है हटाइए, लेकिन फिर गलती से कटे वोटर को वापस जोड़ने का रास्ता इतना कठिन क्यों है? अगर महतो जैसे लोगों को डीईओ ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, सुनवाई चल रही है 294 विधानसभा क्षेत्रों में कई हियरिंग ऑफिसेज, और लोगों को समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है, तो आयोग ने पहले से साफ सूचना क्यों नहीं दी? बंगाल तो चुनावी राज्य है, 2026 में यानी 2-4 महीने बाद ही वहां चुनाव होने वाले हैं। ऐसे समय में इतनी बड़ी कटौती राजनीतिक बहस को आग तो देगी। यही कारण है कि इस प्रक्रिया पर लोगों में डर है कि कहीं हमारो नमोआ न कट जाए। लोकतंत्र डर पर नहीं चलता है, भरोसे पर चलता है। ये वही भरोसा है जिसकी बात मैं लगातार करता हूं, चाहे केचुआ हो चाहे न्यायपालिका हो। जब तक जनता का भरोसा मजबूत नहीं है तब तक आप लोकतंत्र को कमजोर मानते रहिए। और भरोसा तब बनता है जब नियम साफ हो, नोटिस साफ हो, कारण साफ हो और गलती सुधारने का रास्ता आसान हो, और सारे रास्तों पर चलने का काम संस्थाओं का हो, जनता का नहीं। वरना केचुआ लोकतंत्र की मिट्टी सुधारने नहीं, लोकतंत्र की जड़ें कमजोर करने का आरोप झेलता ही रहेगा। अब द हिंदू की रिपोर्ट में एक और खतरनाक चीज है, डिलीटेड के बाद डाउटफुल, यानी जिनको सुनवाई के लिए बुलाया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक पहली फेज के बाद आयोग ने करीब 1,36,000 वोटरों को डिस्क्रिपेंसीज वाले बताकर हियरिंग की तरफ ढकेलने की बात कही है। और यहीं से एक आम इंसान के मन में सवाल उठता है, भाई मेरा नाम अगर लिस्ट में है तो भी मुझे संदिग्ध क्यों बनाया जा रहा है? और सबसे बड़ी बात कि नोटिस में कारण साफ लिखा है कि नहीं, क्यों संदेहास्पद है? द हिंदू के मुताबिक ममता बनर्जी ने 3 जनवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त को ममता बनर्जी ने एक पत्र लिखा और कहा कि समन तो ऐसे जारी हो रहा है कि लोगों को पता नहीं है कि किस बात की सुनवाई है।
वो भी साफ नहीं बताया गया। इससे डर और परेशानियां बढ़ रही हैं और ये डर असली है, क्योंकि गरीब, मजदूर, बुजुर्ग, बीमार आदमी के लिए 10-15 किलोमीटर दूर हियरिंग सेंटर जाना, दस्तावेज जुटाना, लाइन लगाना, ये सब लोकतंत्र का अधिकार नहीं है, लोकतंत्र की परीक्षा बन जाती है। रिपोर्ट में मतुआ बेल्ट का जिक्र भी है। ये वो समुदाय है जो दशकों में बांग्लादेश से आया है, हिंदू नाम शूद्र समुदाय का बड़ा हिस्सा, और जिनके लिगेसी डॉक्यूमेंट्स या पुराने रोल में पिता दादा के नाम जोड़ने की प्रक्रिया हमेशा आसान नहीं थी। इसलिए उनको भी चिंता है कि कहीं इस एसआईआर में वो भी न फंस जाएं। द हिंदू की रिपोर्ट में लोग कह रहे हैं कि हमारे पास घर जमीन के कुछ कागज हैं, फिर भी भरोसा नहीं कि वही पर्याप्त होंगे कि नहीं। यहाँ एक महिला का उदाहरण भी दिया गया है जिनके पति चलने में असमर्थ हैं, फिर भी हियरिंग के लिए बुला लिया गया। बाद में आयोग ने कहा कि नहीं, बुजुर्ग और बीमार व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से आने की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल वही है, ये राहत पहले दिन से क्यों नहीं थी? नियम बार बार बदलेंगे तो जमीन पर बीएलओ वोटर सब कंफ्यूज होंगे, और कंफ्यूजन ही सबसे बड़ा हथियार बन जाता है, क्योंकि जहां नियम अस्पष्ट हो वहां मनमानी का डर पैदा होता है। अब राजनीति का एंगल देखिए, बीजेपी लंबे समय से इलीगल बांग्लादेशी वोटर्स की बात करती रही है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री गए थे पश्चिम बंगाल में, तो यही सब बतिया रहे थे, और अक्सर ये बहस मुस्लिम वोटर के आसपास घूमती है। लेकिन द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता में डिलीशन प्रतिशत बहुत ज्यादा दिखा, जबकि सीमा वाले जिलों का नाम उतना प्रमुख नहीं आया है। यानी कहानी वैसी नहीं निकली जैसी नारेबाजी प्रधानमंत्री मोदी और उनके गृह मंत्री अमित शाह कर रहे थे। यहाँ एक रिसर्च ग्रुप साबर इंस्टीट्यूट का हवाला भी रिपोर्ट में दिया गया है, जो सरनेम पैटर्न दिखाता है। कहीं सिंह ज्यादा कटे, कहीं दास ज्यादा कटे। मतलब मामला एक धर्म या एक समुदाय तक सीमित दिखाना आसान नहीं है। वहीं एक टीएमसी नेता ने भी कहा है कि कटे वोटर मेरे नहीं थे, वो वोट भी नहीं देते थे। ये बयान भी खतरनाक है, क्योंकि वोट किसी पार्टी की मिल्कियत नहीं है। मेरे वोटर तेरे वोटर की सोच भी लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। अब एक और हाई प्रोफाइल उदाहरण देखिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक अभिनेता नेता देव, क्रिकेटर मोहम्मद शमी, कवि जॉय गोस्वामी जैसी हस्तियों के नाम भी लिस्ट और हियरिंग नोटिस में आए हैं। और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को भी कथित रूप से नोटिस देने का जिक्र है, जिसमें उम्र का अंतर जैसी दलीलें दिखाई गई हैं। जब इतने बड़े नाम तक सिस्टम में फंस सकते हैं तो सामान्य आदमी का क्या? आखिर कितने नोबेल पुरस्कार विजेता हैं पश्चिम बंगाल और भारत में? कितने इतने बड़े लोग हैं? यही तो असली चिंता है। गलती अगर एक दो बार हो तो कहेंगे कि मानवीय भूल है, लेकिन अगर गलती का स्केल लाखों में हो तो सवाल सिस्टम और सिस्टम की मंशा पर है। इसलिए केंचुआ से जनता की मांग सीधी है कि नोटिस में स्पष्ट कारण लिखिए, दस्तावेज की सूची साफ करिए कि क्या क्या मान्य है क्या नहीं। हियरिंग को डर नहीं, मदद के रूप में बनाइए। माइग्रेंट वर्कर्स के लिए आसान प्रक्रिया लेके आइए, और सबसे जरूरी, किसी भी नाम को काटने से पहले कई स्तर पर उसका सत्यापन हो, ताकि सुधार के नाम पर लोकतंत्र का बिगाड़ न हो जाए। और सरकार से ये सवाल कि चुनाव से ठीक पहले ऐसी प्रक्रिया को लेकर इतनी हड़बड़ी क्यों? क्या उद्देश्य साफ है या फिर माहौल बनाना है? लोकतंत्र में जवाबदेही सरकार की भी है, और जब ज्ञानेश कुमार जैसे लोग केंचुआ के मुखिया हों तब तो जवाबदेही वहीं की बन ही जाती है। अब आइए असम की कहानी देख लीजिए। स्क्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक असम में 5 विपक्षी पार्टियों, कांग्रेस, रायजोर दल, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल, असम जातीय परिषद, यानी 5 पार्टियों ने पुलिस में शिकायत दिया है कि बीजेपी कथित तौर पर एंटी बीजेपी वोटर्स के नाम कटवाने की कोशिश कर रही है। वैसे ये आरोप नया नहीं है, लगभग हर स्टेट में लगा जहां जहां भी एसआईआर का कार्यक्रम हुआ या हो रहा है। ये आरोप गंभीर है। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने कथित तौर पर 60 विधानसभा क्षेत्रों में विरोधी वोटरों के नाम कटवाने की बात कही, और 4 जनवरी की एक ऑनलाइन मीटिंग का जिक्र भी आता है। विपक्ष ने पुलिस से कहा कि उस मीटिंग की फुटेज रिकॉर्ड सुरक्षित किया जाए। अब यहाँ मुद्दा यह है कि असम में चुनाव आयोग एसआईआर नहीं बल्कि स्पेशल रिवीजन चला रहा है, और रिपोर्ट्स के मुताबिक घर घर जाकर वेरिफिकेशन हुआ। लेकिन दस्तावेज वेरिफिकेशन का जो सिस्टम है वो बंगाल वाले एसआईआर से अलग है। चुनाव आयोग ने 27 दिसंबर के आसपास बताया था कि 10 लाख से ज्यादा नाम डिलीट करने के लिए पहचाने गए हैं, और फाइनल लिस्ट 10 फरवरी को आएगी, यानी चुनाव के ठीक पहले एक बड़ा बदलाव। अब राजनीतिक की गर्मी को समझिए। विपक्ष कह रहा है कि वोट चोरी, बीजेपी कह रही है कि हम सही वोटर लिस्ट चाहते हैं, मृत, गायब और शिफ्टेड लोगों को हटाना चाहिए, और सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा जैसा जवाब भी सामने आया है कि अभी फाइनल लिस्ट नहीं बनी तो वोट थेफ्ट कैसे हो गया, यानी अभी फाइनल लिस्ट आई नहीं तो पता कैसे चला कि वोट चोरी हो गई।
सच यह है कि दोनों बातें एक साथ हो सकती हैं। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी भी हो सकती है और उसी प्रक्रिया का गलत फायदा उठाने की कोशिश भी हो सकती है। इसलिए सवाल कौन सही का नहीं है, सवाल कौन सा सिस्टम सुरक्षित का है। अगर एक राजनीतिक पार्टी का नेता सच में कह दे कि 10,000 वोट प्रति सीट हटाओ, तो ये लोकतंत्र का सीधा गला घोंटने जैसा है। जैसे हाल ही में आपने देखा, उत्तर प्रदेश में केंचुआ ने 2,89,00,000 वोटर काट दिए ड्राफ्ट लिस्ट में, और इसके बाद बीजेपी ने अपना फार्मूला लगाया कि हर बूथ पर 200 वोटर बढ़ाने की जिम्मेदारी भाजपा कार्यकर्ताओं की है, उनके विधायकों नेताओं की है। अब जरा सोचिए कि 1,77,000 लगभग बूथ बताए जाते हैं उत्तर प्रदेश में, हर बूथ पर 200 वोटर अगर बढ़ाए जाएंगे तो फिर यह आंकड़ा 3,54,00,000 के आसपास हो जाएगा। यानी केंचुआ ने जितने नाम काटे हैं उससे भी लगभग 65 लाख ज्यादा नाम जोड़ने का फार्मूला बीजेपी लेकर चल पड़ी है। तो सवाल यह है कि बीजेपी जिन लोगों को जोड़ना चाहती है, जो नाम जोड़ना चाहती है, वो कहां से आएंगे। वैसे ही आरोप असम में भी लगने लगे, और अगर ये बात झूठी निकले तब भी नुकसान होता है, क्योंकि जनता का भरोसा टूटता है कि वोटर लिस्ट निष्पक्ष है कि नहीं। इसलिए यहां चुनाव आयोग यानी केंचुआ को बीच में खड़ा होकर साफ करना चाहिए। रिवीजन के नियम क्या हैं, नाम काटने की वजह क्या क्या मानी जाएगी, कितने फॉर्म आए, कहां से आए, किस पैटर्न में आए, और क्या कोई बाहरी राजनीतिक दबाव तो नहीं। विपक्ष ने फॉर्म 7 एप्लीकेशंस के ऑडिट की मांग भी किया है। ये मांग राजनीतिक हो सकती है लेकिन लोकतांत्रिक रूप से गलत नहीं है, क्योंकि ऑडिट से सच सामने आता है। जांच से घबराना या भागना नहीं चाहिए। और बीजेपी की तरफ से जो बयान आया है कि विपक्ष ने मिस रिप्रेजेंट किया या मियां अपीजमेंट जैसी बातें, ये सब आग में घी डालने जैसी है, क्योंकि वोटर लिस्ट का सवाल धर्म जाति की लड़ाई नहीं होना चाहिए। असम में चुनाव मार्च अप्रैल के आसपास बताए जा रहे हैं और फाइनल लिस्ट फरवरी में आएगी, मतलब लड़ाई अब बूथ तक जाएगी। यहां सरकार से भी सवाल है, अगर प्रक्रिया इतनी संवेदनशील है तो ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं बढ़ाई जा रही, डेटा सार्वजनिक क्यों नहीं है। और अगर विपक्ष के आरोप झूठे हैं तो फिर सरकार, पार्टी खुद क्यों नहीं कहती कि हम मांग करते हैं कि चुनाव आयोग हमारी भी जांच कर ले ताकि भरोसा बना रहे। लेकिन यहां तो उल्टे जांच से भागने की बात होती है। अब जरा सी बंगाल वाली कहानी भी देख लीजिए। स्क्रॉल की रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल में ईडी ने आईपैक के जुड़े ठिकानों पर तलाशी की। इसके बाद ममता बनर्जी ने ईडी के खिलाफ 2 पुलिस शिकायतें दी, जिन पर एफआईआर दर्ज हुई। ममता का आरोप है कि ईडी ने पार्टी के कॉन्फिडेंशियल डाटा, डॉक्यूमेंट्स और हार्ड डिस्क यानी चुनावी तैयारी और उम्मीदवारों से जुड़ी जानकारी उठा ले जाने की कोशिश की। दूसरी तरफ ईडी का कहना है कि ये छापे साक्ष्य आधारित हैं, किसी पार्टी को टारगेट करने के लिए नहीं। और यह भी कहा गया कि सब पीसफुल था, लेकिन ममता के आने के बाद इंटरफेरेंस हुआ यानी हस्तक्षेप हुआ, और ईडी ने अदालत में भी शिकायत की। यानी यहां 2 कहानी आमने सामने है। एक तरफ राज्य सरकार टीएमसी कह रही है कि चुनाव से पहले हमारा डेटा चुराया जा रहा है, दूसरी तरफ केंद्रीय एजेंसी कह रही है कि हम अपराध की जांच कर रहे हैं, हमें रोका जा रहा है। और यही सवाल उठता है कि भाई अगर जांच करनी ही है तो करो, लेकिन टाइमिंग हर बार चुनाव के आसपास ही क्यों होती है। आखिर क्यों ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियां चुनाव से पहले एक्टिव हो जाती हैं। इतने साल से आईपैक की जांच क्यों नहीं हुई, यही सवाल जनता के मन में भी चुभता है। और इसी सवाल का जवाब केंद्र सरकार को देना चाहिए, क्योंकि ईडी आखिरकार उन्हीं की एजेंसी है। स्क्रॉल के मुताबिक छापे कोल स्मगलिंग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में थे, और ये एफआईआर सीबीआई की जांच से जुड़ी बताई जा रही है। अब राजनीति वाले लोग कहेंगे कि कोयला घोटाला है तो जांच होनी चाहिए। ठीक है, होनी चाहिए, लेकिन जांच के साथ साथ यह भी सुनिश्चित होना चाहिए कि एजेंसी का इस्तेमाल चुनावी हथियार की तरह न हो, क्योंकि लोकतंत्र में एजेंसी की विश्वसनीयता ही सबसे बड़ी पूंजी है। अगर लोगों को लगे कि एजेंसी एक तरफ झुकी हुई है या बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रही है, तो फिर चाहे केस सही हो या गलत हो, भरोसा टूटता है। ममता बनर्जी के एफआईआर में किन धाराओं का जिक्र है, ये रिपोर्ट में आता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो एफआईआर करवाया है उसमें क्रिमिनल इंटिमिडेशन, थेफ्ट, क्रिमिनल ट्रेसपास और आईटी एक्ट की धारा 66 जैसी धाराएं शामिल की गई हैं। और साथ ही कोर्ट में दोनों तरफ से याचिकाएं, हाई कोर्ट में सुनवाई 14 जनवरी को अगली तारीख है। ये सब भी रिपोर्ट में है। अब यहां सरकार से कुछ सवाल बनते हैं। अगर ईडी के पास ठोस सबूत है तो उसे सार्वजनिक बहस से नहीं, अदालत में सख्ती से साबित करना चाहिए। लेकिन अगर ईडी की कार्यवाही में चुनावी डेटा जैसी चीजें उठी तो क्या एजेंसी ये साबित कर सकती है कि वो डेटा केस से सीधे जुड़ा था, और अगर जुड़ा नहीं था तो उसे जब्त क्यों किया गया। कुल मिलाकर अमृत काल में सियासत का सच यही है कि चुनाव आते ही एजेंसियां एक्टिव हो जाती हैं और फिर जांच भी, चुनावी संदेश लगने लगती है। यही वजह है कि विपक्ष कहता है कि यह राजनीतिक बदला है और केंद्र कहता है कि यह कानून का काम है। लेकिन यह काम तभी चालू होता है जब चुनाव आता है, और काम खाली विपक्ष के खिलाफ ही होता है। अब इसमें जनता कहां खड़ी है? जनता वहीं खड़ी है जहां उसका वोटवा कट रहा है, और वोट तब सही मायने में आजाद होता है जब चुनाव